सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच और टेस्ट सीरीज का महाकुंभ लेकर के, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में मैंने बताया था कि जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहे हैं इसको मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज है इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं वो बोर्ड के लिए 100% देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार अगर देखें तो टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं निश्चित है वो सफल हो जाएंगे, और अगर डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं तो डुबकी उनके तक पहुंचाएं, उस संदेश को पहुंचाएं जिससे क्या वो भी डुबकी लगा सकें। तो हमने फिजिक्स का टेस्ट सीरीज का महाकुंभ मैंने दिया था और आप लोग शायद उसको देखे भी होंगे, और उसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए, जिसमें हमने कुछ टाइम कम हो जाने के कारण जो है मैं जो बड़ा क्वेश्चन जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व नहीं करवाया। और वो जा करके आप क्या है प्रदीप क्लासेस हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर जा करके आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ एकेडमी जितनी भी क्लासेस पढ़ाई गई हैं टोटल आपको मिल जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से केवल टेस्ट सीरीज के महाकुंभ यानी क्या है टेस्ट सीरीज को जो है जो भी पेपर दिए गए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो या मैथ का हो, सब कुछ मिलेगा आपको। तो एक दिन थोड़ा लेट है ये, तो आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसका पेपर लेकर के आ रहा हूं, और इसको आप पूरी तरह से देखें और समझें। और यह जो पेपर है आपका है केवल फर्स्ट पार्ट का है, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका विलयन है, वैद्युत रसायन है, रसायन बलगतकी है, और फिर आपका डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है और उप सहसंयोजी यौगिक है। इतना ही आपका केवल टोटल फर्स्ट पार्ट में है। कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं जिनका लेकर के हम जिसका एक टेस्ट सीरीज चला है और उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आशा है आपको समझ में आएगा भी, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उस क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से तैयारी करें। और यह जो टेस्ट सीरीज चल रहा है यह 10 दिसंबर से लेकर के आपको 10 फरवरी तक चलेगा। ये लगातार 2 महीने का एक टेस्ट सीरीज है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कई तरीके से आएंगे जिनको लेकर के हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए और केमिस्ट्री को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बता दें स्टडी 100 चैनल आपके लिए क्या ला रहा है, टेस्ट सीरीज का महाकुंभ लेके आ रहा है जो 10 दिसंबर 10 फरवरी चल रहा है, और जिसमें हम अल्टरनेट डेज को लेकर के फिर इसमें क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज का में 2 दिन का गैप है, तो 2 दिन गैप होने के कारण 2 दिन हर 2 डेज गैप होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज का जो एक महाकुंभ है या फिर जो इसका सॉल्व पेपर है वो आपको क्या मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं कि केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे और उसका सॉल्व क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए जो पेपर आज का है उसमें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं केमिस्ट्री, और इसमें आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ जो कि पेपर पे लिखा है प्रदीप क्लासेस, तो ये जो है हमारे कोचिंग संस्था का जो नाम है इसी के अकॉर्डिंग जो है इसी के नाम से ये आपके पेपर चल रहे हैं। लेकिन चैनल जो है हमारा स्टडी 100 है, उस पर जा कर के आप अध्ययन कर सकते हैं और इस पेपर को पूरी तरह सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो एक चैनल है प्रदीप क्लासेस उस पर जा कर के आप एकेडमिक क्लास जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है मैथ है उन सबको क्या है बारी बारी से जितने भी आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए प्रदीप क्लासेस आपका टेस्ट सीरीज दे रहा है, और ये जो आपका पेपर हुआ है 14/12/2023 को हुआ है। बीच में कुछ व्यस्तता के कारण ये पेपर पढ़ नहीं पाया, यानी इसको हम डाल नहीं पाए, तो आज मैं इसको क्या कर रहा हूँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से पेपर क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको आपको किस प्रकार से इसका अध्ययन करना। देखिए इस प्रकार से आपको जो है पेपर सब कुछ आपके सामने है यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ यूट्यूब दिया गया है, यूट्यूब जो चैनल हमारा है, और इसमें आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल में लिखा हुआ प्रदीप क्लासेस और एक लिखा है @study 100 PC। लेकिन इसको आप जब ये लॉगिन है मेरा है, अगर यहाँ से आप अध्ययन इसको आप जाकर सर्च करते हैं तो आपको तुरंत
लोगो दिखाई देगा और इस प्रकार लोगो जो होगा टेस्ट सीरीज का दिखाई देगा आपको, उसका चैनल का लोगो दिखाई देगा, आप वहां जाकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आज मैं चलिए स्टार्ट कर रहा हूं और ये आपका देखिए केमिस्ट्री का जो पेपर है आपके बोर्ड पेपर में जो आएगा वो पूर्णांक कितने का होगा, 70 का पूर्णांक होगा और लगभग आपके मैं जो भी पेपर ले रहा हूँ 2.5 घंटे का पेपर ले रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो यह पेपर आपको जब बोर्ड में आपके सामने आएगा तो निश्चित है वो कितने मिलेगा, वो आपका 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो आपके सामने केमिस्ट्री का है और इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न नंबर फिर क्या है, आपको 2 मिलेंगे, 2 में प्रश्न 2 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपके कितने होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपके कितने होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 5 में भी आपको कितने, 4 क्वेश्चन होंगे। 6 में आपके क्या है, 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अथवा करके दिया जाए, एक का में होगा, एक क्या खा में होगा, इस प्रकार से। और आपका जो 7वां नंबर है ये भी आपका इसी प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारा पेपर है ये कंप्लीटली जो दिया गया है ये ओनली और किसके पर दिया गया कंप्लीटली, बताओ जरा। ये ओनली फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का है। अभी मैं सेकेंड पार्ट भी लेके आऊंगा। फिर जब ऑल बुक का पहले फर्स्ट पार्ट का होता है, फर्स्ट सेकंड पार्ट का यानी आधी बुक का कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद में हम पूरे ऑल बुक को लेकर के हम टेस्ट जब चलाएंगे तो वहां पर पूरी कंप्लीटली आपका जिस प्रकार बोर्ड्स में पेपर क्वेश्चन बनता है उसी तरह से, हालांकि क्वेश्चन इतना ही रहेगा बोर्ड में, ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा, लेकिन ये क्या है केवल फर्स्ट पार्ट का है, तो याद रखिएगा। तो आते हैं हम लोग बारी बारी से चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को जूम करने क्रम में देखा जाए तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए टेस्ट सीरीज 14/12/2023 को ये हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। पहले क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है इसको देख करके बात करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है आपको बता दूं मैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया है नंबर 1 पृष्ठ तनाव, नंबर 2 श्यानता, नंबर 3 पराशर दाब और नंबर 4 दिया गया है प्रकाशिक सक्रियता। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अणुसंख्य गुण की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली किससे दिया गया, विलियन से दिया गया। किससे दिया गया बताइए, विलियन से दिया गया है। और विलियन में बता दूं आप लोगों को कि विलियन में जो होता है एक सांद्र विलियन होता है, यानी कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है, और एक क्या होता है तन विलियन होता है। क्या तन विलियन होता है, और तन विलियन में अणुसंख्य गुण आता है और अणुसंख्य तन विलियन निकालने की 4 विधियां होती हैं। कौन कौन से जरा बताइएगा इसमें होती है। एक होता है परासरण एवं क्या होता है, पराशर दाब होता है। पराशर एवं क्या, पराशर दाब होता है। दूसरा होता है वाष्प दाब का अवनमन होता है। वाष्प दाब का क्या होता है, अवनमन होता है, जो कि राउल्ट ने इस पर क्या किया, अपना मत व्यक्त किया है। पराशर दाब जो है इस पर वाल्थॉप ने अपना मत व्यक्त किया है। क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, और ये क्या होता है, हिमांक का अवनमन होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं तन विलियन निकालने की क्या होती हैं, 4 विधियां होती हैं। पराशर दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का उन्नयन और क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का क्या अवनमन, ये 4 होते हैं। और यही जो 4 होते हैं ये अणुसंख्य गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अणुसंख्य गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इन 4 में से ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो 4 दिए, 3 इसमें से दे देगा, कोई एक्स्ट्रा कोई अलग दे देगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुण प्रदर्शित करते हैं, तो एक इसमें से देगा, 4 कोई अलग होगा। तो देख सकते हैं आप, जरा देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर क्या 3 सही होगा, यानी पराशर दाब सही होगा। ठीक है, यानी पराशर दाब जो है वो तन विलियन का एक निर्धारित करने का गुण है और यही क्या है, अणुसंख्य गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने क्रम में देखिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन को थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ें तो यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से अनचुंबकीय आयन है। अब देखो अनचुंबकीय क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अनचुंबकीय जो आयन है ये लिया गया है किससे, डी ब्लॉक से। किससे लिया गया बताओ, डी ब्लॉक से लिया गया है। और डी ब्लॉक को मैंने पढ़ाया है, एकेडमिक क्लास में जाकर देखेंगे प्रदीप क्लासेस चैनल पर, तो आपको वहां मिलेगा। और डी ब्लॉक में बताया है कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के उपरांत डी उपकोष को देखते हैं। और डी उपकोष में अगर देखा जाए, अगर उसमें डी उपकोष जो होता है, डी उपकोष में कुल कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं।
हैं और प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सभी कक्षक युग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या भरे हुए हैं तो उसे क्या प्रतिचुंबकीय कहा जाएगा। सभी कक्षक जो है अगर उसमें पूरी तरह से युग्मित नहीं है, उसमें कुछ युग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है, तो अयुग्मित है तो पूरी तरह से क्या होगा? वो अनचुंबकीय होगा। अयुग्मित की संख्या अगर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो लौह चुंबकीय होगा। तो इस स्थिति को हमने अच्छी तरह से बताया है। तो यहां पर आप देखें तो निकिल है, जिंक है, कैडमियम है और क्या है? एजी है। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। निकिल की बात करें तो निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। 2 पॉजिटिव आया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितना बनेगा? 26 बनेगा। क्या बनेगा? 26 बनेगा। और 26 का अगर हम क्या करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आप देखिएगा जब भी कोई डी ब्लॉक तत्व, जब भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो पहले यस उपकोष में से उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्योंकि आप संभावित देखें अगर तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मान लीजिए हम निकिल का निकालते हैं तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना? 28 है। तो क्या होगा? 1s2, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा और क्या होगा? 3d हो जाएगा, 4s हो जाएगा। याद रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 हो गया, 10 8 क्या 18 हो गया, 18 10 28 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 10 यहाँ 18 10 28 नहीं 6 होगा यहाँ पर। कितना है? 10 हो गया, 10 और 18 हो गया, 18 10 28 होगा। तो यहां अगर देखा जाए तो 2 हो गया, 6 हो जाएगा। 6 नहीं ओफो 4s2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि 4 हो गया, 4 8 10 हो गया, 10 10 कितना हो गया? 20 हो गया और कितना होगा? 8 28 हो गया। अब यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल क्या करें? निकाल दे तो 2 पॉजिटिव अगर निकालेगा तो बताइए क्या हो जाएगा? यहां देख सकते हैं आप तो क्या होगा बताइए? 2 पूरा निकल जाएगा। डी में कितना बनेगा बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं 3d 8 की बात करें अगर हम तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जब दिया गया है तो इसको क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको भरें उपकोष में तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 5 हुआ। तो पहले कक्षक में एक इस प्रकार सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर क्या होगा? इसका डबल करेंगे हम। डबल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 का जो है कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 5 और 3 कितना हुआ? 8 हो गया। 5 3 कितना हुआ? 8 हो गया। तो यहाँ हम देखें तो निकिल में देखिए 2 उपकोष क्या है? जिसमें 2 कक्षक जो है 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक में क्या हो जाएगा? जिंक में जहाँ पर आपका देख रहे हैं डी पे 8 है तो यहाँ पर 3d पे कितना 10 हो जाएगा और 4s कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो डी पूरा कंप्लीट भरा रहेगा। कापर में अगर देखेंगे तो लास्ट में 3d कितना और 10 होता है, 4s 1 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या त्याग देगा तो क्या डी उपकोष पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। सिल्वर बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें हम तो आपका जो निकिल होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अनचुंबकीय आयन है? तो निकिल जो होगा इसमें पूरी तरह से क्या होगा? अनचुंबकीय आयन होगा, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कौन होगा? जरा बताइएगा। वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जरा बताइए। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होगा। मोल लीटर होगा, इनवर्स होगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, आप लोगों से पूछना है कमेंट बॉक्स में जो लिखेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? जरूर इनको लिखो, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है? कौन सा आयन उपसहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है? आप लोगों को तो उपसहसंयोजी बंध पढ़े होंगे, उसमें बताया भी गया है कि जो एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप पढ़े हैं कि
इसमें अंतिम जो आपका चैप्टर्स है उसमें देखे होंगे, उपसहसजी मंडल में हमेशा जो केंद्रीय धातु होता था और इसके साथ जो लिगंड लगे होते थे, ठीक है, उस लिगंड के साथ जो केंद्रीय धातु है वो किसका होता है, वो केंद्रीय धातु हमेशा डी ब्लॉक का होता था, ठीक है, यानी संक्रमण तत्व होता था। उसमें एक अपवाद स्वरूप क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम को छोड़ दें अगर हम, तो मैक्सिमम जो होता है कंप्लीटली क्या दिखाई देता है आपको, डी ब्लॉक में आपको कंप्लीट यहाँ पर डी ब्लॉक दिखाई देता है। तो डी ब्लॉक में देखा जाए यहाँ पर क्या है, क्रोमियम भी है, कोबाल्ट भी है, और क्या है, यहाँ क्रोमियम 2 बार दे दिया गया है, एक बार कॉपर होगा, एक बार क्रोमियम होगा। क्योंकि तीनों अगर देखा जाए कॉपर लिख दीजिएगा आप, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का क्या है, ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसलिए देखा जाए तो सोडियम आपका जो है कभी भी उपसहसजी यौगिक नहीं बनाता है, या विद्युत संयोजी यौगिक क्या है, निर्माण करता है। आगे चलने क्रम में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम चा की, और आप बात कर लेते हैं इसमें रंगीन आयनों के निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होता है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब अयुग्मित होते हैं तो उसमें रंगीन आयन बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करता है, प्रतिरूपी संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए उसे क्या करते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। अगर देखा जाए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो निश्चित है वो क्या हो जाएगा, रंगीन आयन क्या है, बनाना प्रारंभ करेगा। अगर अनाबंधित रहेगा तो नहीं हो सकता, युग्मित रहेगा तो कभी भी नहीं, में कलरलेस रहेगा वो। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, रंगीन आयन बनाने का प्रारंभ करता है। ठीक है, आगे बात करें हम, और लास्ट ऑप्शन का लास्ट पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिया 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 400 ml विलयन में क्या घुला है, 400 ml विलयन दिया गया है, तो मोलरता ज्ञात करना है। चलिए मोलरता को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है जरा बताइएगा। मोलरता इक्वल होता है विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किसमें होता है, लीटर में होता है। तो इसका अगर आंसर दिखा है तो कौन होगा, 0.44 क्या होगा, मोलर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लगाना चाहते हैं आप तो सोडियम का जो प्रमाण भार होता है कितना होता है बताइए, 23 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। यानी कुल अगर जोड़ेंगे हम तो 23 और 1 कितना होगा, 24 हो जाएगा। 24 16 कितना होगा, 40 हो जाएगा। यानी इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा, 40 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अगर निकालेंगे आप तो मोलों की संख्या बराबर होता है, बताइए क्या होता है, मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार होता है। यानी 8 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये अब क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 दही 40 हो जाएगा, या 8 पंचे 40 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 पंचे 40, 8 बटा कितना आएगा, 40 आएगा। यानी क्या कटेगा तो क्या 1/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा। आयतन आप देखें, आयतन कितना दिया, 400 ml दिया गया है। तो आयतन अगर देखेंगे 400 ml दिया गया है तो 400 बटा क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे आप, 450 दिया है, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 1 शून्य से कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको कैंसिल कीजिएगा, इसको कैंसिल करेंगे आप तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 यानी 20 बटा 9 बटा कितना आएगा, 20 आ जाएगा इसका जो होगा। अब ऐसी कंडीशन जो आयतन निकल गया, ये लीटर हो गया, ये आयतन निकल गया, और ये क्या है, मोलों की संख्या निकल गई। तो ऐसी कंडीशन में मोलरता जब निकालेंगे आप तो मोलरता इक्वल क्या होती है, मोलरता इक्वल मोलों की संख्या यानी क्या 1/5 अपान क्या होता है आयतन लीटर में, यानी 9 बटा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 4 बटा 9 आएगा, और अगर भाग देंगे आप तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 444। इस प्रकार से क्या है आपको मिलता जाएगा। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा जो ऑप्शन का क्वेश्चन था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आपके देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन हो गए, और 6 क्वेश्चन को हमने क्या किया, समाप्त किया। और आप चाहें तो आप इसको PDF भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल जो है जुड़ सकते हैं, जिसका नाम प्रदीप क्लासेस है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अगर चाहिए तो आप जो है मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, और नंबर नोट कर सकते हैं यहाँ से, नंबर नोट कर सकते हैं यहाँ से, मेरा नंबर है, और इस नंबर के द्वारा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जुड़ करके आप मुझसे सारा PDF क्या ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9455018620, और सेकंड नंबर भी व्हाट्सएप नंबर है। दोनों पे किसी भी आप जो है जुड़ करके आप मुझसे जो है इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगले क्वेश्चन में देखा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो कुछ है नहीं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ। पहले जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है
पहला क्वेश्चन जो है दूसरे का जो का नंबर क्वेश्चन दिया है वो क्या है, कह रहा आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और किसी एक तत्व का नाम लिखिए, किसी एक तत्व का नाम लिखिए। तो आंतरिक संक्रमण तो बता दूं रहा हूं मैं कि आपके आवर्त सारणी में तत्वों को देखा जाए उनके गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। देखा जाए पहला होता है आपका जो एक जिसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसको 4 भागों में क्या है आपके आवर्त सारणी को बांटा गया है तत्वों के गुणों के आधार पर। तो पहला आपका जो होता है वो होता है निरूपक तत्व। क्या होता है बताइए, निरूपक तत्व होता है, निरूपक तत्व होता है। दूसरा होता है आपका अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व होता है। और तीसरे के रूप में अगर देखा जाए तो होता है संक्रमण तत्व होता है। क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है। और चौथा जो आपका होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व पूछा गया तो निरूपक तत्व कहाँ से कहाँ तक होता है, जो आपका एस ब्लॉक है और क्या है पी ब्लॉक जो है, ये कंप्लीटली जो एलिमेंट हैं उसमें पी ब्लॉक में अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व जो कहलाते हैं वो निरूपक तत्व कहलाते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, ऐसे तत्व जिनके बाहर कोश केवल क्या है, एक ही कोश अपूर्ण होता है, बाहर का जो कोश होता है केवल एक ही कोश क्या हो, अपूर्ण हो, उसे हम क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं कि उनके बाहर का एक कोश क्या होता है, अपूर्ण होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनके बाहर का एक भी कोश क्या अपूर्ण ना हो, पूरी तरह भरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, अक्रिय तत्व बोलते हैं। जैसे आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, राडॉन होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आप जब जाएंगे तो 8वें ग्रुप को देखेंगे, शून्य ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है और इन सभी को हम क्या कहते हैं, अक्रिय तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनके बाहर के 2 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। पूरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है, यानी संक्रमण तत्व वहां पे कहलाता है। और अगर हम बात करें आंतरिक संक्रमण की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, याद रखिएगा, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, या इसे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पूछ रहा है कि एफ ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण कैसे किसे कहते हैं, तो ऐसा लिखना है, जब सीरीज की परिभाषा लिखना है, आंतरिक संक्रमण तत्व की परिभाषा ये लिखना है कि ऐसे तत्व जिनके बाहर के कोश के कितने हैं, 3 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, 3 कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये जितने भी ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इसमें अगर किसी का नाम लिखना है, किसी एक तत्व का नाम, तो आप लिख सकते हैं सीरियम लिख सकते हैं, आप जो है थोरियम लिख सकते हैं। ये सभी जो टोटल होते हैं इनके बाहर के 3 कोश अपूर्ण होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं लेंथेनाइड आता है, क्या आता है बताओ, लेंथेनाइड आता है। और लेंथेनाइड के 14 तत्व होते हैं और एक्टिनाइड के भी कितने होते हैं, 14 तत्व होते हैं। इन सभी को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें से किसी भी एलिमेंट को आप लिख सकते हैं। तो बहुत छात्र ऐसे लिखते हैं कि ऐसे तत्व जिनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक में पूर्ण होता है, या यूं कह सकते हैं कि 4 या 5f में कंप्लीट होता हो। तो ये सब चीजें गलत है। सीधा लिखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके बाहर के 3 कोश अपूर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। और हमारे आवर्त सारणी के लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो 14 एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट लेंथेनाइड और 14 एलिमेंट किसके हैं, एक्टिनाइड के हैं। यानी एफ ब्लॉक के संपूर्ण एलिमेंट्स क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और उसमें किसी भी एलिमेंट का आप क्या नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चले, हम लोग क्वेश्चन की बात करें, आगे चलें तो ये आपको नोट करना हो तो नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है बात कर लेते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं खा की। क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन उसको बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पे मोलों की संख्या दे दी गई है, मोलों की संख्या दी गई है कितनी, 1/10 मोल घुला हुआ 100 ग्राम विलायक में। विलायक का मान दे दिया गया है कितना, 100 ग्राम है, उसमें 1/10 मोल घुला हुआ है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मोललता की परिभाषा होती है, मोललता इज इक्वल होता है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान कितना होता है, आयतन, सॉरी विलायक का भार, आयतन नहीं होगा इसमें, क्या होगा, विलायक का भार, विलायक
का भार किसमें होता है, ग्राम में गुणे कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1000 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मोलों की संख्या कितनी दी गई है, 1/10 हो जाएगा, अपान कितना होगा 100 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये शून्य से ये शून्य कट गया और आप देखेंगे 10 बटा कितना आ गया, 10 आ, क्योंकि इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10 बटा कितना होगा, 1 आ जाएगा, यानी क्या मोलल आ जाएगा। क्या आएगा, मोलल। याद रखिएगा मोलर जो होता है मोललता की जो है मात्रक होती है, मोल प्रति लीटर से बोलते हैं। और अगर मोललता की बात करें हम तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा होता है। इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किग्रा होगा, या उसे हम क्या लिखेंगे, मोलल लिखेंगे। तो ये आपका होगा, अगर इसका आंसर देखा जाए तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो आपके सामने था, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें। और आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो इसको मिटा रहे हैं और इसको आप नोट कर लें, वीडियो को रोक कर नोट करें क्योंकि टाइम नहीं है और लंबा काफ़ी वीडियो है, तो इसलिए जो है इसको आगे चले। हम लोग बात करते हैं गा नंबर की, किसी सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल जो है इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बताइए, ई से डिनोट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी सेल में 2 प्लेटें डाली जाती हैं तो और बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो उसमें क्या होती हैं, प्लेटों के भीतर यानी घोल में जो आवेश होता है वो प्लस से कहाँ चलता है, माइनस की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और प्लस से माइनस की ओर चलते समय उनके बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हालांकि घोल के भीतर मैंने गलत बोल दिया, प्लस से माइनस नहीं होता है, माइनस से प्लस चलता है। घोल के भीतर क्या होता है, माइनस से प्लस आवेश चलते हैं तो उन प्लेटों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है तो वही चीज एक टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर की बात करके बात बोलेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी सेल के भीतर 2 प्लेटों के बीच में जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच आवेश चलती हैं तो उनके बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं उसे। और यहाँ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात करें हम या विद्युत वाहक बल की बात करें तो इस प्रकार से आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे चले हम लोग और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखें, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, किससे दिया गया है, ये दिया गया है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से दिया गया है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है और यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आपकी पूछा भी गया है, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज ना करें और पढ़ाई करते हैं। पूछा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। इसके वेग स्थिरांक की क्या करना है, आपको गणना करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेग स्थिरांक का जो फार्मूला वो क्या होता है, वेग स्थिरांक का जो है फार्मूला वो क्या होता है। तो अगर उसमें देखा जाए तो 50 सेकंड में क्या होती है, अपनी प्रारंभिक मात्रा की क्या होती है, आधी जाती है, यानी अर्धायु का मान दिया गया है। क्या दिया है बताइए, अर्धायु का मान उसमें दिया गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखा प्रथम कोटि के 50 सेकंड में, यानी टी हाफ इज इक्वल कितना दिया बताइए, 50 सेकंड दिया गया। टी हाफ इज इक्वल कितना दिया, 50 सेकंड दिया गया है। प्रारंभिक सांद्रता की क्या है, आधी रह जाती है। इसका वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के इज इक्वल होता है 0.693 अपान कितना होता है, टी हाफ होता है। 0.693 अपान कितना होता है, टी हाफ होता है। इसी पे आपको लगाना है तो 0.693 अपान कितना होगा, 50 हो जाएगा। इसी को आपको क्या करना, भाग देना है, जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें और आगे क्रम में देखा जाए आगे क्रम में देखें अगर हम तो इसका अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। और अगर इसका देखें, इसकी जो आंसर आएगी 1 पॉइंट आएगा 1.38 10 टू पावर कितना होगा, 10 टू पावर -2
सेकेंड इनवर्स होगा, -2 सेकेंड इनवर्स होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। हमने पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जवाब दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो आपके ऊपर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और आगे बढ़ने क्रम ये क्वेश्चन हमारा दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं जो कि आपका 2 नंबर का है। आपका दूसरा भी 2 नंबर था और तीसरा भी आपका इसी प्रकार से रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिया गया है कि राउल्ट का वाष्प दाब का अनुमान लिखिए। राउल्ट का वाष्प दाब अनुमान नियम लिखिए। यहाँ पे अनुमान नियम लिखा हुआ है, इसकी सीमाएं लिखें। ठीक है, सीमा इनका है। तो एक बार बता दे रहा हूँ, राउल्ट ने जो भी अपना नियम दिया वाष्प दाब का, वो किस पे दिया है, तन विलयन के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। तो डायल्यूट सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो वाष्प दाब का अनुमान क्या है, वाष्प दाब का अनुमान क्या है, उसमें बताया गया था जब किसी हम क्या है, किसी आवाष्पशील पदार्थ में, जब किसी हम आवाष्पशील पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ क्या है मिलाते हैं, जब किसी आवाष्पशील पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ क्या है मिलाते हैं, तो उसके वाष्प दाब का क्या होता है, उसके वाष्प दाब का क्या होता है, अनुमान बता दें घट जाता है, जिससे उसका क्वथनांक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, हमने बॉइलिंग पॉइंट को अब एकेडमिक क्लास में जाएंगे देखेंगे वहां पर, तो राउल्ट के नियम को पूरी तरह परिभाषित किया गया है कि राउल्ट का मानना था कि क्वथनम यानी कोई भी जो जल होता है, कोई भी द्रव होता है, उबलता क्यों है। तो उबलने का क्रम जो बताया गया था कि जब किसी द्रव को हम क्या करते हैं, बाहर से ताप देते हैं तो उसमें से वाष्प निकलती है, और वह वाष्प दाब जब एक जो द्रव है उस पर ऑलरेडी पहले से क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या प्रेशर होता है। जब उस पर हम क्या उसको जब ताप दिया जाता है, तो ताप देने के क्रम में जब उसमें वाष्प निकलता है, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा आता है कि वाष्प निकलते निकलते उसका जो वाष्प दाब होता है जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो उबलने नहीं, उसका क्वथन होने लगेगा। और जब जिस द्रव का वाष्प दाब जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है, वही ताप उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। और इनका जो संबंध है वो किससे है, मूल प्रभास से लिया गया है। किससे लिया गया है, राउल्ट का जो नियम का संबंध वो किससे है, मूल प्रभास से है। तो इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ राउल्ट का वाष्प दाब का जो नियम है ये दिया गया है आपेक्षिक अवनमन पर। किस पर दिया है, आपेक्षिक अवनमन पर, आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, अवनमन आपेक्षिक अवनमन क्या है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं डीप तो नहीं जा सकता, लेकिन आपेक्षिक अवनमन इतना है कि जैसे एक आपने कंटेनर जब लिए आते हैं तो कंटेनर में क्या होता है, एक विलायक है, क्या है, एक विलायक है, और विलायक का मान लीजिए वाष्प दाब कितना है बताइए, P है। क्या है, विलायक का वाष्प दाब कितना है, P डिग्री है। क्या मान लेंगे, P डिग्री मान लेंगे। और जब इसमें कोई अवाष्पशील आपने पदार्थ मिला दिया तो वाष्प दाब का क्या होगा, अवनमन होगा, वाष्प दाब घटेगा, और वाष्प दाब घटने से क्वथनांक को फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए वाष्प दाब घटने से विलयन बना, तो विलयन का वाष्प दाब कितना, मान लीजिए PS लिखा हुआ है, क्या होगा, सॉल्यूशन का वाष्प दाब कितना हुआ, PS हो गया। तो इसके अगर हम देखें तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन कितना होगा, P डिग्री। अच्छा, विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा कि विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा, विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, विलयन का वाष्प दाब क्या कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब का अवनमन माने कम होना, झुकना, कम होना, तो क्या होगा, P डिग्री माइनस कितना होगा, PS हो जाएगा। P डिग्री माइनस क्या होगा, PS। ये वाष्प दाब का क्या हुआ, अवनमन हो गया। आपेक्षिक अवनमन कब कहेंगे, जब इसी वाष्प दाब के अवनमन को हम दोबारा P डिग्री से क्या करेंगे, विलायक के वाष्प दाब से क्या कर लेते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, राउल्ट ने कहा कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यानी विलेय पदार्थ ही क्यों लिया गया, क्यों नहीं विलायक लिया गया, क्योंकि वाष्प दाब का अवनमन तब हुआ जब आप कोई अवाष्पशील पदार्थ यहां मिलाना प्रारंभ किए। यही देखिएगा, सीमा यहीं से निकलेगी, जो इसकी सीमा है, कौन सीमा, सीमा हैदर नहीं, इनकी सीमाएं जो है निकलेंगी, याद रखिएगा। यानी विलेय का वाष्प या कौन सा पदार्थ जो मिला रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, या जो है, या जो आपका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। तो अब आपको देखिए इनकी सीमाएं क्या हो गई,
कि एक जो है राउल्ट का नियम केवल आवासशील पदार्थों के लिए ही क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर क्या लिखेंगे, मूल प्रभाज का मतलब क्या हुआ, विलय का मूल प्रभाज। विलय का मूल प्रभाज क्या होता है, n अपान होता है n प्लस कैपिटल N। n माने विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योगफल। तो यहां पर हो जाएगा p डिग्री माइनस PS अपान कितना होगा, p डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, n बाई कितना होगा, जो है n बाई कितना होगा, n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। टन बिलियन के लिए याद रखिएगा, टन बिलियन के लिए यहां से क्वेश्चन आता है, टन बिलियन के लिए क्या करेंगे आप, टन बिलियन के लिए n प्लस कैपिटल N का मान क्या रखते हैं बताइए, कैपिटल N रखते हैं। क्या रखते हैं, कैपिटल N। क्यों, क्योंकि टन बिलियन है, यानी विलय की मात्रा बहुत कम होगी। जब विलय की मात्रा मतलब 1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम चीनी डाल दिया तो क्या बिलियन तो बना, लेकिन चीनी की मात्रा इतनी कम है कि उसका जो अगर मूल प्रभाज निकालेंगे तो बहुत कम निकलेगा, नगण्य के बराबर होगा। तो वहां पर किसका मान लिया जाएगा, बताइए, विलायक का मान ही लिया जाएगा। तो किसी भी टन बिलियन के लिए क्वेश्चन अगर यहाँ पे निकालते हैं आप तो n बाई कैपिटल N लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इनकी सीमाएं क्या है, इनकी सीमाएं ये है कि इनका जो नियम है आवासशील पदार्थों के लागू होता है। दूसरा होता है इनका नियम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के लिए उपस्थित हो। अनपघट्य का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, यानी ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अनपघट्य कहेंगे। जिसमें प्रवाहित होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपघट्य कहेंगे। ठीक है, इनकी जो सीमाएं हैं, आवासशील पदार्थ हो गया, वैद्युत क्या है, अनपघट्य के लिए क्या होता है, लागू होता है। और क्या लिख सकते हैं, और जो लिख सकते हैं, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों में विलयन का जो राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। इनका जो नियम है केवल तन विलयनों के लागू होता है, सांद्र विलयन के लागू नहीं होता है। तो ये चार जो आपके सीमाएं इनको लिखेंगे और प्लस का इनका नियम लिख देंगे, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़े और आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका जो क्वेश्चन आया है ख नंबर जो आपका देख सकते हैं, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल को कापर की छड़ में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला हो जाता है, क्यों। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अजीब तरह से पूछ लिया गया। ये जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी से दिया गया, यह क्वेश्चन किससे है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दिया गया है। और कह रहा है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या है, डाला गया है, तो जो है जो क्षण है वो कैसा हो गया, नीला हो गया है। अब आपको इसमें जाना पड़ेगा, हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे आप तो देखेंगे कॉपर है और फिर क्या है, Ag है। तो आप देखेंगे तो यहाँ जैसे जैसे जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे की ओर होते हैं उनकी सक्रियता घटती है और जो ऊपर की ओर होते हैं उनकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सिल्वर है, सिल्वर से कॉपर क्या ऊपर स्थित है, सिल्वर से कॉपर क्या ऊपर स्थित है। तो सिल्वर का कोई भी घोल होगा, जैसे उसमें कॉपर की हम छड़ डालेंगे तुरंत क्या होगा, वो उसमें से सिल्वर को क्या करेगा, सिल्वर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, अपना जगह ले लेगा। तो क्या करेंगे, इसका समीकरण देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन को आता है तो कुछ इसका सीधा आंसर होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से क्या है, ऊपर स्थित है, अतः कॉपर की सक्रियता सिल्वर से क्या होगी, अधिक होगी। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालेंगे तो कॉपर क्या करता है, सिल्वर को क्या करता है, विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और वह विलयन कैसा होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो इसका अगर सूत्र देखेंगे तो ये हो गया कॉपर हो गया और प्लस क्या है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होगा कितना होगा, AgNO3 होगा। लोग समीकरण को गलत लिख देते हैं, दिक्कत होती है। सिल्वर नाइट्रेट होगा, जैसे ही इसमें क्या होगा, कॉपर डालेंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का जो है 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, NO3 हो जाएगा और प्लस क्या होगा, Ag क्या होगा बताइए, बाहर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे तो ये आपका हुआ कंप्लीटली क्या, इसका समीकरण हुआ। तो इस प्रकार से जो विलयन होगा कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग और क्वेश्चन ग नंबर देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो ऐसा जो है अभिकारक या ऐसी अभिक्रिया जिसका
सांद्रण जो है अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या यूं कहा जाए कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी सांद्रता कैसी होती है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता कैसी होती है, शून्य होती है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शून्य कोटि की क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक अगर देखा जाए, व्यंजक लिखेंगे तो वेग स्थिरांक अगर देखा जाए, स्थिरांक अगर लिखना होगा इसका तो के क्या हो जाए, इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अभिकारक है ए है तो इस पर क्या सांद्रता की घात क्या होती है, दिखाई देती है। यानी अगर शून्य सांद्रता है तो शून्य घात लिखेंगे, एक सांद्रता है तो एक प्रथम घात लिखेंगे, दो सांद्रता है तो द्वितीय घात लिखेंगे। जितना जो सांद्रता होगी उतना ही क्या होती है, उसकी घात लिखा जाता है। तो यहां अगर देखा जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप जो परिभाषा इसकी है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसका जो है जो ऐसी अभिक्रिया जिसका सांद्रण या जिसमें अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा लिख सकते हैं जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जिसका वेग जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए क्या होती हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। कैसा करते हैं, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। और जब भी इस चीज का आप जो है, जब भी आप इस चीज को लिखेंगे तो जरूर इसकी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उदाहरण में अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं क्या है, अमोनिया का बनना H3 और क्या H होता है, N होता है, H2 होता है, N2 H3 होता है, क्या होता है, आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में होता है। जल का बनना प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है। HCl का बनना प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इस ना जाने कितने समीकरण को हमने बताया, आप जाकर प्रदीप क्लासेस चैनल देखेंगे तो वहां पर आपको इस चीज को ये चीज मिलेगा। उसके बाद में आगे चले हम लोग, और एक बात बता दे रहा हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया ही क्या होती है, सबसे धीमी अभिक्रिया होती है। अतिमंद अभिक्रियाओं के रूप में क्या शामिल होता है, क्योंकि इसमें टक्कर नहीं होता, क्योंकि इसमें सांद्रता नहीं होती। आगे चले हम लोग और बात करते हैं, अगले बात करें, क्वेश्चन की बात करें अगला। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो लिगेंड की अगर बात करें हम, तो आपको बताया भी गया है लिगेंड क्या होता है। लिगेंड जो है, जब हम किसी उपसहसंयोजी बंध, क्या होता है, किसी उपसहसंयोजन मंडल में, किसी भी उपसहसंयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी तत्व या समूह जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी तत्व या समूह क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और यह लिगेंड जो होता है 3 प्रकार का होता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या सकता है, उदासीन हो सकता है। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या, उदासीन हो सकता है। जैसे हम बात करें अगर हम, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड मान दिया गया, पोटेशियम क्या है, फेरोसाइनाइड दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो उपसहसंयोजन, बाहर नहीं, जो उपसहसंयोजन मंडल के भीतर जुड़ा हुआ है साइनाइड, इसका जो है समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। और समन्वय संख्या 6 हो जाने से आपको पता होना चाहिए अष्टफलकीय होगा, ये 4 होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो 6 समन्वय संख्या है, या छोड़ दीजिए समन्वय की, इतना रखिएगा। साइनाइड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, साइनाइड है, एक लिगंड है। और कौन सा लिगंड है, ऋणात्मक लिगंड है। कौन सा लिगंड है, ऋणात्मक लिगंड है। इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण से व्याख्या। आपको कोई भी आप एक देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नीचे ग्रीन कलर में लिखा है यूट्यूब लिखा हुआ है। यूट्यूब का मतलब ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं 2 चैनल आपको मिल रहा है, एक प्रदीप क्लासेस है और दूसरा आपको मिल रहा है स्टडी 100 मिल रहा है। तो स्टडी 100 पे जा करके इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से व्याख्या जो क्वेश्चन आपको ये चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे यहाँ पर हमारा जो प्रदीप क्लासेस है, यहाँ पे आप देखेंगे एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, और स्टडी 100 पे आपका जो टेस्ट सीरीज का जो महाकुंभ भेज दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस पे कुछ समय बाद, यानी कि जैसे एकेडमिक समाप्त होता है, इस पे हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, आपका मैथ है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सभी चीजों का क्या है, तैयारी होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। आइए देखते हैं, हम अगले पेज की बात करें और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहां दिया गया है अनंत अनुता विलयन पर
कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल एकदम 100% ये चीजें सही है कि आपके पेपर में क्या पूछा जा रहा है। नष्ट का समीकरण और कोलराउस का जो नियम है ये पूरी तरह से आपके पेपर में क्या पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसकी तैयारी कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए अनंत अनुता पर कोलराउस के नियम के उदाहरण सहित क्या है व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखेंगे तो आपको मैं एकेडमिक क्लास में इसको पढ़ाया हूं। तो कोलराउस का जो नियम है ये अनंतता पर लेमडा इनफाइनाइट इज इक्वल लिखा हुआ है। लेमडा इनफाइनाइट क्या होता है यहाँ पर, रुकिए 2 मिनट। तो आइए देखिएगा, तो यहाँ कोलराउस का जो नियम है उदाहरण से व्याख्या करना। उदाहरण चूंकि हम बताएंगे, टाइम थोड़ा नहीं है, आप जाके उसके एकेडमिक क्लास को देखेंगे, उदाहरण मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ याद रखिए कोलराउस ने क्या किया है, विद्युत अपघट्य को लेकर बात किया है। किसकी बात किया है, विद्युत अपघट्य को लेकर के बात किया है। और विद्युत अपघट्य में जो है, अपघट्य में क्या है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें हम विद्युत धारा को क्या सरलता से क्या प्रभावित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। जैसे H2SO4 का विलयन हो गया, HCl का जो सोल्यूशन हो गया, ठीक है, नमक पानी का घोल हो गया। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य देखा जाए तो इन्होंने क्या है अनंत तनुता पर बात किया। किसकी बात किया है, अनंत तनुता। अनंत तनुता पर क्या है, किसी भी विलयन का जो किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य कह सकते हैं या फिर क्या है किसी विलयन की कह सकते हैं। विलयन मतलब वैद्युत अपघट्य वाला विलयन, एक होता है अनपघट्य का विलयन जिसको हमने देखा राउल्ट के नियम को लेकर के बात किया। तो यहाँ देखा जाए तो किसी भी अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य का जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, जो उसमें उपस्थित क्या होते हैं, धनायन या ऋणायन लिख सकते हैं, या उसमें क्या है धनात्मक और ऋणात्मक मोलर चालकताओं की योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो धनायन और ऋणायन होते हैं किसमें, किसी विद्युत अपघट्य में, उसकी मोलर चालकताओं की योग की क्या होती है, बराबर होती है। और अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, धनायन ऋणायन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप इसको अगर इनका नियम लिखें तो लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट इज इक्वल हो जाएगा, जो कि ये क्या है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या ऐसा लिख सकते हैं, पहले यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं आप, और प्लस क्या लिख सकते हैं, लेमडा इनफाइनाइट क्या होगा, नेगेटिव लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मोलर चालकताओं की योग के क्या होती हैं, बराबर होती है। मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता देखिए, मोलर जो होता है संबंध किससे लिया गया है, सांद्रता से लिया गया है। यानी जैसे से क्या होगी उसकी सांद्रता बढ़ने लगेगी, किसी विलयन क्या विद्युत अपघट्य का सांद्रता अगर बढ़ती है तो मोलर चालकता क्या होती है, घट जाती है। और अनंत तनुता की मतलब ये हुआ जैसे उसमें तनुता बढ़ेगी, यानी क्या है उसकी सांद्रता घटने लगेगी, तुरंत क्या होगी, मोलर चालकता उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा है बैटरी में देकर के, बैटरी में क्या होता है, हम पानी की मात्रा बार बार देखते रहते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पानी का वाष्पीकरण होता है वो तुरंत क्या होता है, सांद्र होने लगता है, और सांद्र होने के समय धीरे धीरे उसकी क्या होती है, चालकता घटने लगती है, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा और उसका उदाहरण आप जाकर के वहां पर समझ सकते हैं। आगे चले, और आगे चलने क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर खा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका दिया गया है ये क्वेश्चन आपके लिए, तो इसको आप डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करती है क्यों। ठीक है, परिवर्ती आक्सीकरण, देखो संक्रमण तत्व में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन तत्व क्यों रंगीन आयन क्यों बनाती है, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का गुण क्यों प्रदर्शित करता है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित क्यों करता है, संक्रमण तत्व जो है उपसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है, ये तमाम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनके बाहर के क्या होते हैं, दो कोशापूर्ण होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये बता दे रहा हूं, उसका सीधा अवस्था होगा कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो है उनकी जो होती है वो उनकी जो संयोजकता क्या होती है, एक से अधिक होती है। उनकी संयोजकता क्या होती है, एक से अधिक होती है। इसलिए जो होते हैं ये पूरी तरह से परिवर्ती संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता जो है प्रदर्शित करते रहते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो डी ब्लॉक तत्वों में क्या होते हैं, NS ऑर्बिटल, इसको भी लिख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होते हैं, NS जो होते हैं ऑर्बिटल, और N-1 D ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन। NS ऑर्बिटल क्या होता है, N-1 D
ऑर्बिटल, ठीक है। जो बाहरी कोश में आप देखेंगे तो देखेंगे 3s क्या 4s2 लिखा रहेगा और 3d लिखा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ns और n-1d दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और इनके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रासायनिक बंध में क्या भाग लेते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व जो होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को विशेष क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। तो आइए यहाँ पर इस चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें और आगे चलने क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ मुख्य क्वेश्चन आपका गा वाला है। गा क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो इसको आप देख सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको क्या कि व्याख्या करें कि Fe यानी क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट जो आपका ऋणात्मक आयन प्रतिचुंबकीय है, जबकि यहाँ पर देखें हेक्सासाइनो क्या है, फेरेट 3 जो आयन है ये क्या है, अनचुंबकीय है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो यह जो व्याख्या होता है ये बीबीटी के अकॉर्डिंग होता है। किसका होता है, बीबीटी होता है। यानी बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है और इनके प्रतिचुंबकीय और अनचुंबकीय इनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है किसके होती है, बीबीटी के अकॉर्डिंग होती है। और अगर प्रतिचुंबकीय और अनचुंबकीय की बात करें तो सीएफटी के अकॉर्डिंग होती है। किसकी होती है, सीएफटी के अकॉर्डिंग। सीएफटी का मतलब हुआ जो है क्रिस्टल फील्ड क्या होता है, थ्योरी होता है। क्रिस्टल फील्ड क्या होता है, थ्योरी होता है। और यहां से देखा जाए तो ये आपका CFT जो है इसके रंगीन आयन बना रहा है, प्रतिचुंबकीय बना रहा है, इसकी व्याख्या करेगा। जबकि बीबीटी जो है इसकी ज्यामितीय व्यवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो याद रखिए, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूं कि अगर यहां पर आपको इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसमें Fe की पहले हमको ऑक्सीकरण संख्या देखनी पड़ेगी। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आप जानते हैं, पहले देख सकते हैं 26 होता है। कितना 26 होता है। तो 26 में देखा जाए तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 3d और 4s2 होगा, 3d6 हो जाएगा। देखो ध्यान से आप देख सकते हैं 10 हो गया और 10 और 10 20 और 6 कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। जो इसका मूल रूप से देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आपको जब बनाना रहेगा तो ऐसे आपको समझाना पड़ेगा इसको। इसके बाद में अगर हम क्या करें, इसमें देखें तो इसमें साइनाइड का कितना होता है, -1 होता है। तो 6 करने 6, ठीक है, 6 करने 6, यहाँ पर इसको x मान लेंगे, यहाँ -6 हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत जरूरी है। इसको x मानेंगे, 6 करने 6 -6 इज इक्वल क्या, -4 होगा। इसको ले जाए x इज इक्वल कितना होगा, 6 - 4 इज इक्वल क्या, +2। यानी यहाँ पर आयरन क्या है, +2 बना रहा है। क्या बना रहा है, +2 बना रहा है। तो यहाँ पर अगर +2 का हम निकालेंगे, 2 पॉजिटिव का निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन है यहाँ पर, जो आयरन यहाँ पर दिया गया है, यह आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो बाहर के जो एस कोष होता है उसको क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ये तो पूरा रहेगा। लास्ट में डी को हमको देखना, क्योंकि ये पूरा अक्रिय है। पूरा क्या है, अक्रिय है। इसको देखेंगे डी में, तो डी का अगर देखा जाए तो बताओ क्या मिलेगा। डी का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 1 2 क्या होगा, 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये क्या है, 4s हो जाएगा। बताओ क्या होगा, 4s हो गया। और क्या होगा, लास्ट में क्या बनेगा, 4p। इसको हम थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। देखो ये आपका क्रिया होगा। इसको देखना नहीं है, आपको देखना क्या, यहाँ पर देखना है। तो डी में आप देखा जाए तो 3D में देखा तो कितने कोष होंगे, 5। डी में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर देखेंगे 4s हो गया। और फिर लास्ट में आपको लेना पड़ेगा क्या, 4p लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 4p लेना पड़ेगा। 4p में देखा है 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखना है आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और क्या होगा, 6 हो जाएगा। 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा। और ये देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s खाली हो गया है और 4p क्या है, खाली हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, यहाँ पर जो दिया गया पॉइंट है वो क्या है, आपको पता करना है कि जो साइनाइड है ये प्रबल लिगंड है या दुर्बल लिगंड है। तो ये क्या, प्रबल लिगंड है। और प्रबल लिगंड में क्या होता है, ये हुंड के नियमों का क्या होता है, आप विहुन नियम का पालन करते हैं हुंड के। ऐसी स्थिति में ये सभी युग्मित, अगर इस कक्षक में कहीं भी एक युग्म दिखाई दे रहा है तो सभी युग्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताओ, सभी युग्म हो जाएंगे। और युग्म के क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से युग्म हो जाएंगे, ये भी पूरी तरह से युग्म। अगर आपको पढ़ना है तो बीबीटी का और CFT का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, वहां जाकर समझ सकते हैं आप। और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, युग्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों युग्म हो गए, ये दोनों युग्म हो गए। तो यहाँ पे कितने कक्षक बचे, यहाँ बचेंगे 2 कक्षक, सॉरी
यहाँ बचेंगे कितने बचेंगे, एक कक्षक ये खाली हो गया, एक कक्षक ये खाली हो गया। और यहाँ आप देखेंगे एक ऑलरेडी खाली है और यहाँ पर भी ये 3 क्या है, खाली हैं। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और कितना 6 हुआ। और 6 के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर कितने साइनाइड आए हैं, साइनाइड कितने हैं बताओ, 6 आ गए हैं। तो 6 साइनाइड क्या करेंगे, यहाँ CN हो जाएगा, यहाँ CN हो जाएगा, एक CN यहाँ पर होगा, फिर CN होगा, फिर CN हो जाएगा, फिर CN, सभी CN क्या करेंगे 6 जो है समन्वय संख्या के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 6 समन्वय के साथ संख्या के साथ जुड़ जाएंगे इसमें। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी जो है कक्षक पूरी तरह से क्या भरे हुए हैं, सभी कक्षक पूरी तरह से क्या है, भरे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं खाली है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये हमारा जो होगा प्रत्युंबकीय होगा। बताओ क्या होगा, ये प्रत्युंबकीय हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहीं पर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F का जो अक्षीकरण संख्या +3 होगा, F की अक्षीकरण कितना होगी, +3 हो जाएगी। और जब +3 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक तो निकल रहा और D के स्थान पे क्या होगा, 3D5 होगा। 3D कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 5 होने के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर एक कक्षक जो होगा ये 1 2 3 4 5 रहेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे 3D5 के लिए क्या बनेगा, 3D5 के लिए देखेंगे तो इस प्रकार से 1 2 3 4 हो गया, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। हालांकि ये क्या है, ये साइनाइड, बताओ क्या है, साइनाइड जो है प्रबल जो है लिगंड है। ऐसी स्थिति में ये युग्मित होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कक्षक युग्मित है ही नहीं, कोई भी कक्षक युग्मित है नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं सभी कक्षक के अयुग्मित हो जाने के कारण ये क्या बनेगा, अनचुंबकीय बनेगा। क्या बनेगा, ये अनचुंबकीय बनेगा। और पूरी तरह से अगर कॉन्सेप्ट को समझना और डीप जाना हो तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, हमारे में जो है एकेडमिक क्लास को देखेंगे तो वहां पर बीबीटी और सीएफटी का एक क्या है, उपसर्जन बंध में आपका एक क्लास दिया गया है। आप जाकर उसको समझ करके पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर साल ये पूछा जाता है, जो कि 30% कटा हुआ था लॉकडाउन में, लेकिन इस बार जो है ये चीज़ आ रही हैं तो आ रही हैं तो आ रही हैं तो आ रही हैं। इस चीज़ को आप पूरी तरह से याद रखें, 100% श्योर हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसको हम खत्म करते हैं। तो अगर आशा समझ में आपको आया होगा, मेन है आपका ये कक्षक का भरना। इसमें कक्षक नहीं भरेगा, इसमें भरेगा क्योंकि इसमें है पूरी तरह से भर जा रहा है। और यहाँ पर 6 होने के बावजूद भी एक क्या हो, खाली हो जाएगा। एक खाली, क्योंकि यहाँ पर अक्षीकरण संख्या कितनी है, 3 है और यहाँ पर कितनी, 2 है। तो एक खाली रहेगा और एक अयुग्मित हो जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि अयुग्मित ही क्या होती है, अनुचुंबकीय की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए लेंथेनाइट क्या है, उनके नाम लिखिए। लेंथेनाइट क्या है, देखो ध्यान से। तो लेंथेनाइट की परिभाषा बहुत लोग लेंथेनाइट संकुचन लिख लेते हैं, इसके विषय में। लेंथेनाइट संकुचन अलग चीज है, लेंथेनाइट अलग चीज है। लेंथेनाइट क्या होता है, जब हम क्या है लिखेंगे आवर्त सारणी, या ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय वो क्या होते हैं, 4f क्या है, 4f ऑर्बिटल में क्या है, गिरते हैं। तो ऐसे ही तत्व को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट बोलते हैं। और 5f को क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट। 5f क्या बोलेंगे, एक्टिनाइट बोलेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, या रेयर अर्थ तत्व भी कहा। लेंथेनाइट को क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ तत्व भी कहा जाता है। आवर्त सारणी से बाहर, ठीक है, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक। आपको क्या करना है, नाम नहीं लिखना, बस केवल दर्शा देना है कि आवर्त सारणी से बाहर, ठीक है, आवर्त सारणी से नीचे परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, रेयर तत्व कहते हैं, रेयर अर्थ तत्व कहते हैं। और साथ ही साथ इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या है, 4f ऑर्बिटल में क्या होता है, करके पूर्ण होता है। एक्टिनाइट में देखा जाए तो एक्टिनाइट के सिलेबस में हटा दिया गया है, लेकिन इतना बता दे रहा हूं, एक्टिनाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 5f जो है उप ऑर्बिटल का ये जो है तत्व होते हैं। तो इसको आप क्या करें, तैयार रखें। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर, हम प्रश्न 5 नंबर की बात करते हैं। आगे चलें तो प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो बर्नर का सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणा लिखिए। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत, देखो एक सिद्धांत उन्होंने दिया था, कई सिद्धांत दिए थे बर्नर ने। और बर्नर का जो सिद्धांत है वो किसका दिया था, उपसहसंयोजी बंध संबंधित दिया था। किससे दिया था, उपसहसंयोजी बंध से संबंधित दिया था। और इसी बर्नर के सिद्धांत से बीबीटी का भी क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा इस चीज को, बीबीटी का जो कॉन्सेप्ट भी क्या बर्नर के सिद्धांत से लागू होता है। तो बर्नर का जो सिद्धांत है इसमें कई परिभाषाएं, उसको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो बर्नर के सिद्धांत की अगर इनकी अवधारणाओं की बात कर लें तो इनकी अवधारणा जो होती है उपसहसंयोजी मंडल को लेकर के, यानी यम है और इनके साथ क्या होते हैं जो लिगंड लगते हैं, इन्हीं को बात करते हैं। तो इसमें जो होती है
एक प्राथमिक संयोजकताएं प्रदर्शित करता है और एक क्या होता है, द्वितीयक संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। तो इनका अगर नियम की बात करें तो इसमें बताया गया, इनकी अवधारणाएं थी कि उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु जो होते हैं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, एक होता है प्राथमिक, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता होता है। प्राथमिक संयोजकता का मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। उपसहसंयोजी मंडल की बात करते हैं, हमने बताया, इसको डीपली बताया कि अगर यहाँ पर कोई धातु आता है तो ऐसी कंडीशन में जो उपसहसंयोजी मंडल होगा वो क्या बनाएगा, जो उपसहसंयोजी मंडल होगा वो कैसा बना लेगा बताओ। अगर बाहर कोई तत्व आ रहा है, यहाँ पर इस साइड में कोई आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या ऋणात्मक बनेगा, और अगर इधर ना आकर के इधर कोई आ जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ वर्णन में पहला बताया। दूसरा बताया था धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं, जबकि द्वितीय संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं। इस चीज़ को इन्होंने बताया था। तो 2-3 लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। और तीसरा इनका देख लीजिएगा, प्राथमिक संयोजकताएं आयनीय होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती हैं, अनायनीय होती हैं। द्वितीय संयोजकता हमेशा इसमें कोई आयन नहीं पाया जाता है, जबकि प्राथमिक संयोजकताओं में क्या होता है, आयन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप 2-3 ऐसे लिख लीजिएगा। और लास्ट में लिख सकते हैं आप लोग जो है कि इसमें देखा जाए तो इसमें धातुओं की उपसंयोजक संख्याएं कितनी, 2, 4, 6 होती हैं। और बकिया आप जो है इसमें अगर जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे बीबीटी और इसमें कॉन्सेप्ट को बताया गया, तो आप वहाँ बर्नर के सिद्धांत को पूरी तरह से क्या अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पूरी सिद्धांत को अध्ययन कर सकते हैं। आइए देखते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखनी है। संक्रमण तत्व मैंने बता दिया कि संक्रमण तत्व जो होते हैं ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा के क्या होते हैं, 2 कोश के आपूर्ण होते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा का जो विन्यास होता है NS और N-1D दोनों जो होते हैं और उनके दोनों कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता बनाने में भाग लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कई हेडिंग हैं। जैसे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, प्रतिरूपी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया भी। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि वो प्रतिरूपी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो है संक्रमण तत्व में उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। संक्रमण तत्व में जो है उपसहसंयोजी यौगिक बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे न जाने कितने इसमें गुण हैं जिनको लेकर के हम बात किए हुए हैं। आप जाकर डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं उनको आप लिख लीजिएगा। बाकी क्या बता रहा हूँ मैं कि इनकी हेडिंग डालिएगा। जैसे संक्रमण तत्व क्या है तो उसकी परिभाषा तो आपने लिख लिया, साथ ही इनकी हेडिंग लिखिए कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, नंबर 1। अब उसके विषय में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ये उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, उसको लिखिएगा। रंगीन आयन की बात है क्योंकि इनका बाहर का 2 कोश होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंसी यानी संयोजकता में भाग लेते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैलेंस करने में भाग लेते हैं, जिसे रंगीन आयन बनाते हैं। यानी इनके जो डी कोश जो होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित होने का रंगीन आयन बनाते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे वहाँ पर। तो ये उपसहसंयोजी यौगिक क्या है, प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चले हम लोग और बात करते हैं गा नंबर क्वेश्चन को। तो गा नंबर क्वेश्चन का रहा भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन की मोललता अगर ज्ञात करनी है तो मोललता के लिए क्या करना पड़ेगा, मोललता के लिए फार्मूला होता है कि इसको चलो हम थोड़ा नीचे लगा देते हैं। 20% दिया, भार अनुसार दिया। तो 20% जब भार अनुसार दिया गया है तो देखो यहाँ बता दूं मैं आप लोगों को कि मोललता की बात करें, अगर हम क्या करें, पोटेशियम कार्बोनेट दिया गया है तो पोटेशियम कार्बोनेट का पहले फार्मूला देख लेते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला देख लें हम, कार्बोनेट तो क्या होगा, K2CO3 होगा। K2 कितना होगा, CO3 होगा, जिसमें K की जो होगी बैलेंस कितनी होती है, 39 होती है। इसकी जो है प्रमाण भार होता है। कार्बन कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। अगर इनका हम क्या करें, मोललता निकालना हो तो मोललता की परिभाषा, मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता होता है विलय के मोलों की संख्या। क्या होता है बताइए, विलय के मोलों की संख्या बटा क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में, विलायक का भार, सॉरी विलायक का क्या होता है, भार होता है ग्राम में, और गुणे क्या होता है बताइए, 1000 होता है। ठीक है, इसी पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे तो पहले 10% क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है 20% क्या है, 20%
20% भार अनुसार क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलता ज्ञात करना है। तो जब भार अनुसार दिया गया हो क्वेश्चन तो क्या करेंगे, विलय का भार क्या लिखेंगे, विलय का। विलय कौन है, विलय पोटेशियम कार्बोनेट है तो K2CO3 का अगर भार लेंगे आप तो भार लिखेंगे तो क्या K2 यानी क्या 39 दुना कितना होगा, 39 दुना कितना होगा, 40 दुना 80 हो जाता है ना, तो 39 दुना कितना होगा 78 हो जाएगा। 78 प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस 16 तो यह कितना होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10 10 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 1 5 और 7 5 कितना होगा 12 और कितना 13 हो जाएगा, यानी क्या 138 हुआ। इसका क्या हुआ, भार आ गया। क्या नाम है, अणुभार हुआ। क्या बताओ, इसका अणुभार हुआ। यहाँ अणुभार लिख दीजिएगा, भार नहीं होगा, इसका अणुभार का अणुभार निकाल लीजिएगा। इसका अणुभार हो गया, ये क्या अणुभार हो गया। अब विलय के मोलों की संख्या निकालना तो भार बटा अणुभार होता है। तो पोटेशियम K2CO3 का भार कितना दिया है, इसका भार दिया गया, भार अनुसार दिया है 20% दिया है, तो 20% यानी क्या होगा 20 ग्राम हो जाएगा। जो परसेंट है वही क्या निकलेगा, 100% का 20% कितना होगा 20 ही तो होगा, तो 20 ग्राम हो गया, याद रखिएगा इसमें। अब विलायक का भार निकाल लीजिए, विलायक का भार, तो विलायक का भार क्या होगा, विलायक का भार जो है 100% दिया गया है। कितना दिया है 100% दिया है। विलयन कितना दिया 100% दिया है। जब विलयन 100% दिया गया है और उस विलयन में 100% विलयन में 20% क्या है बताओ जरा, विलय है, तो विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार हो जाएगा आपका 100% में से 20% क्या घटा देंगे तो कितना होगा 80%, यानी 80 ग्राम बताओ क्या होगा विलायक का भार हो जाएगा। अब क्या करना है, मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के एक मोललता निकालनी, सॉरी मोललता निकालनी है। तो मोललता इज इक्वल क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या अगर देखें तो भार बटा कितना होगा, अणुभार हो जाएगा। भार कितना 20 ग्राम है तो 20 बटा कितना होगा 138 लिख देंगे, मोलों की संख्या हो गई। और यहाँ विलायक का भार कितना दिया 80 ग्राम दिया, 80 गुणे कितना हो जाएगा बताइए 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, एक शून्य से क्या करेंगे काट देंगे तो कितना होगा जरा बताइएगा, गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2000 हो जाएगा। ऊपर 2000 बटा कितना होगा 8 गुणे कितना होगा 138 होगा। और इसको जब भाग देंगे हम तो भाग देने क्रम में अगर देखा जाए तो इसका आएगा 1.8 मोल प्रति किलोग्राम आएगा। क्या आएगा, मोल प्रति क्या आएगा केजी आ जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इसको लगाना था कि पोटेशियम कार्बोनेट अगर 20% भार विलयन में किसी भी विलयन में है तो उसकी मोललता क्या होगी। तो मोललता निकालने के लिए पहले मोलों की संख्या, पहले इसका भार फिर अणुभार, दोनों को भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल आ गई। और विलायक का जो है भार ग्राम में दिया गया तो 80 हो गया, गुणे कितना 1000 हो जाएगा। इसको लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चूंकि यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं खासकर परसेंट वाले, और परसेंट को लोग देख करके क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और क्या है उसको लगाते ही नहीं है। ठीक है, उसको लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आसान समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्रम में देखें उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो ये हो गया, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% क्या होती है, संपन्न हो जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट अपने में ही है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में क्या होती है, 50% क्या संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है, बहुत कठिन है नहीं इसमें। ठीक है, तो 100 सेकंड में क्या हो रही है, ये अभिक्रिया जो है पूर्ण हो जा रही है। तो अब के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, यहां लगा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला होगा आपको क्या लगाना होगा, K इज इक्वल हो जाएगा 2.303 होता ना वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक जो दिया गया है क्या होता है, K इज इक्वल होता है, K इज इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान कितना हो जाएगा T log बेस 10 हो जाएगा। A बाई कितना होता है, A माइनस एक्स होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। A बाई कितना होता है, A माइनस एक्स हो जाता है। और कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि
जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 100 सेकंड में 50% क्या है संपन्न होती है। 100 सेकंड में उसका आधा भाग क्या होता है समाप्त हो जाता है, आधा भाग क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो ये जो आपने देखा है कि a माइनस एक्स, तो मान लीजिए a क्या है, a इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। बताओ क्या प्रारंभिक सांद्रता हो गई इसकी, किसकी होगी प्रारंभिक सांद्रता हो गई। और a माइनस एक्स क्या बताओ शेष बची सांद्रता, मतलब क्या विकटित सांद्रता 50% क्या विकटित हो गई। यानी क्या है लिखेंगे 100 सेकंड में, 100 सेकंड में a का 50%, a का 50% माने क्या बराबर कितना a/2 क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा ना। a का 50% माने क्या a/2 हो गया। तो शेष बचा कितना, शेष जो बचा वो क्या होगा a माइनस एक्स का अगर मान निकालेंगे तो a में से a/2 घटाएंगे तो कितना आएगा a/2 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आया आधा भाग। तो 100 सेकंड में इसका आधा भाग पूर्ण हो गया। यानी पहला जो सांद्रता था उसका आधा भाग क्या होगा पूर्ण हो गया। तो क्या करना है उसका मान निकालना है। तो t का मान 100 सेकंड दिया, k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान कितना होगा 100 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, इनटू हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर a बाई कितना होगा a/2 हो जाएगा। क्योंकि ये जो है इसकी शेष सांद्रता बची हुई तो कितनी है a/2 है, a से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो k इज इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान कितना होगा 100 log बेस 10 हो जाएगा और इनटू क्या होगा 2 चल जाएगा ऊपर, तो log 2 यहाँ पर क्या रख सकते हैं। ठीक है, log 2 का जो मान होता है वो 0.3010 होता है। कितना होता है log 2 का मान कितना होगा 2.303 अपान कितना होगा 100 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 0.30 कितना 10 हो जाएगा, 0.3010 हो जाएगा। और इसी को हमको क्या करना हल करना, इसी को हमको हल करना, हल करके क्या है पूरा इसका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो ऐसा भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के उपरांत इसका कुछ जो भी आंसर आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, वही क्या होगा सेकंड होगा। उतना क्या होगा बताइए सेकंड इनवर्स आएगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है सेकंड इनवर्स के रूप में यहाँ पर होता है। वैसे इसको हल करेंगे, इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.93। क्या आएगा 6.93 इंटू 10 टू पावर कितना होगा -3 सेकंड आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा सेकंड इनवर्स आएगा, क्योंकि इसका मात्रक देखिए मात्रक बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मात्रक नहीं ध्यान देंगे तब तक आपका जो है मान लीजिए सेकंड खाली लिख दिया तो गलत हो गया। ये वेग स्थिरांक का जो मात्रक है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपका था जो कि आपके पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो कुछ और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आइए देखिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आपका जो हुआ 5 नंबर जो क्वेश्चन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब कंप्लीट हो गया तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब आते हैं 6वें और 7वें का, 2 ही इसमें बचा हुआ है। 6वें और 7वें को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अथवा करके दिया है, किसी एक क्वेश्चन को इसमें हल करना रहेगा। का और खा के रूप में दिया रहेगा, एक बार का में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन करना रहेगा, और खा में भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको भी एक करना रहेगा। तो यहाँ देखा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो रासायनिक जो आपका अभिक्रिया है उस पर वेग पर दाब का सांद्रता का ताप का उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने एकेडमिक क्लास में पढ़ाया है और आप जाकर के वहाँ देखेंगे। तो लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक सांद्रता बढ़ जाने से उसकी टक्कर का जो है स्थिति बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता शून्य थी, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो वेग था वो धीमा था। और अगर हम बात करें सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, टक्कर कॉन्सेप्ट टक्कर सिद्धांत या टक्कर जो उसकी प्रभावी टक्करें बढ़ेंगी, और प्रभावी टक्करें बढ़ने से क्या है वो जो अभिक्रिया होगी काफी तीव्र हो जाएगी। ठीक है, ताप बढ़ाने से भी क्या होती है उसकी तीव्रता क्या होती है बढ़ती है। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक भी क्या होता है उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है या परिवर्तित कर देता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान देना है। दाब बढ़ाने से भी क्या अभिक्रिया क्या होती है बढ़ जाती है, तो इन सब चीजों को ध्यान देना है और यह आपको पूरी तरह से वहां पर पढ़ाया गया है। तो इसको 6 नंबर, क्योंकि ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इतने छोटे में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको बारी बारी से दाब का प्रभाव क्या उसके विषय में लिखना पड़ेगा। सांद्रता हेडन डालेंगे उसका विषय लिखना है। ताप पे तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4
ये सब दिए गए हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को आप थोड़ा सा क्या है परिभाषित कर दीजिएगा। तो ये 5 नंबर का, यहाँ 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, दाब का, सांद्रता का, ताप का, उत्प्रेरक का, ये 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 1 नंबर के विषय में लिखना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करती है, उसकी सांद्रता पर, इसके टक्कर के सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे चले 8वां के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, चीनी का जल में 5%। देखो यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा सा याद रखिएगा। 8वां में जो देखो परिभाषा पे ज्यादा ना जा करके आप क्या करें, न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना फोकस करेंगे आप, न्यूमेरिकल में नंबर नहीं घटेगा। अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर है तो कम समय में आप क्या है काफी ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो भाई तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है आपके उसमें क्वेश्चन में। इसलिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालें और पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है चीनी का एक जल से चीनी का जल में बना एक 5% क्या है विलयन का हिमांक कितना दिया है, 271 केल्विन है। हिमांक कितना दिया है, 271 केल्विन दिया है। ग्लूकोज के जल से बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ये तो शुद्ध जल का हिमांक कितना दिया है, 273 कितना दिया है, 1.5 दिया गया है। 273 कितना दिया है, 1.5 दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले हमको क्या निकालना है, हमको पहले निकाल लेना है हिमांक का निकालना ना, क्या निकालना है, विलयन के हिमांक की गणना करना है। हिमांक मतलब क्या, डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना आपको है, इसमें आपको क्वेश्चन देखना, फिर से बात पढ़ लेते हैं। चीनी का जल में बना एक 5% भार अनुसार, चीनी का भार कितना दिया, 5 ग्राम दिया गया है, यानी 5% 100% में कितना दिया, 5% दिया गया है, यानी 100% का 5% कितना होगा, 5 हो जाएगा। विलयन का हिमांक कितना दिया है, 271 दिया है। हिमांक कितना दिया है, 271 दिया गया है। और कह रहा है ग्लूकोज के जल से बने 5% विलयन में हिमांक की गणना करना है, 5% विलयन में हिमांक की गणना करना है, जो कि कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना 273.15 केल्विन दिया, शुद्ध जल का दिया गया, लेकिन ये किसका हिमांक है, विलयन का हिमांक दिया गया। पूरा हिमांक कितना 271 है, लेकिन अगर देखा जाए तो शुद्ध जल का जो हिमांक है वो कितना 273 है। तो विलय का हिमांक लेना पड़ेगा आपको। तो विलय का हिमांक लेने के लिए क्या करेंगे, 273 में से क्या करेंगे, 273 में से क्या करेंगे, 273.15 में से आपको क्या करना, 271 घटाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा चीनी के विलयन के लिए, याद रखिएगा पहले लिखना पड़ेगा आपको, चीनी के विलयन के लिए लिखेंगे, चीनी के विलयन के लिए, चीनी के विलयन के लिए पहले लेंगे आप, विलयन के लिए, ठीक है। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया, 5 ग्राम। तो कैपिटल डब्ल्यू का, कैपिटल मतलब विलायक का भार हो गया। विलायक मतलब हुआ 100% में से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो कितना, डब्ल्यू इक्वल कितना आएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। 95 ग्राम हो गया ये, क्योंकि आपका फार्मूला होता है एम इज इक्वल होता है 1000 इंटू क्या होता है, KF होता है, अपान होता है इंटू स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। फिर डेल्टा TF होता है इंटू कितना होता है, कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है। तो चीनी के विलयन के लिए निकालना अगर है तो अगर देखेंगे निकल गया, और डेल्टा TF का अगर मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 273 कितना है, 1.5 माइनस 271 हो जाएगा, 271 लिखना पड़ेगा इसको, और इसको आपको घटाना है, ठीक है। इसको घटाना पड़ेगा आपको, और इसको घटा करके क्या है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चीनी का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, 342, देख सकते हैं आप। चीनी का अणुभार निकालेंगे, C12 होता है, S22 होता है, वो क्या होता है 11 होता है, तो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर निकालेंगे तो 342 हो जाएगा, इसका निकालेंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पे लिखेंगे 342 इक्वल हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा KF का मान आपका निकालना ही नहीं है अभी। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया, 5 दिया है, अपान हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा TF का मान यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा,
2.15 आएगा क्या, 2.15, 2 पॉइंट कितना आएगा 15 आ जाएगा, इनटू हो जाएगा कैपिटल W का मान कितना है 95 है। ये हो गया इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ग्लूकोज विलयन के निकालेंगे, किसके निकालेंगे, ग्लूकोज विलयन के निकालेंगे। तो ग्लूकोज विलयन के लिए हम बराबर कितना होगा 180 हो जाएगा, याद होना चाहिए आपको। W का मान, स्मॉल w का मान 5 ग्राम, यहाँ पे कैपिटल W का मान कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा। डेल्टा TF का मान निकालना है आपको, डेल्टा TF का मान क्या करना, निकालना है यहाँ पर, क्योंकि पूछा गया है कि ग्लूकोज का हिमांक निकालना है आपको, डेल्टा TF का मान निकालना है, साथ साथ आपका KF का मान तो वही रहेगा, और क्या हुआ, और सब यही है, इसलिए कि क्या निकालेंगे 180 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, वही प्रक्रिया 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू 1000 होगा KF इंटू कितना होगा 5 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा TF का मान निकालना, डेल्टा TF इक्वल इंटू कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग देने पर, समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे आप। तो समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 से भाग देंगे आप। जब भाग देंगे आप तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 342 हो जाएगा, बटा कितना होगा 180, 342 बटा कितना होगा 180 हो जाएगा। और जब भाग देंगे तो KF से KF कट गया, और 5 से 5 कट जाएगा, और 95 से 95 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका, बचेगा यहाँ पर डेल्टा TF अपान कितना होगा 2.15 आ जाएगा, कितना आएगा TF अपान डेल्टा TF अपान कितना होगा 2.15 आ जाएगा। और इसी को हमको क्या करना, हल करना है। अगर यहाँ से देखें डेल्टा TF का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 342 गुणे कितना होगा 2.15 बटा हो जाएगा आपका 180 होगा। इसी को आपको हल करना है। अगर इसको आप हल करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है, इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 4 कितना होगा 085, कितना होगा 4.085 आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। किसका हुआ, डेल्टा TF का मान आ गया, ठीक है। ग्लूकोज विलयन का अगर हिमांक निकालना चाहते हैं आप तो 273.15 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे आप। इसका हिमांक अगर निकालना चाहते हैं ग्लूकोज विलयन का तो 273.15 में से क्या करेंगे -4.085 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, आपका वो कंप्लीट आएगा 269 कितना आएगा 269.07 केल्विन आ जाएगा, जो कि किसका होगा, ये ग्लूकोज के हिमांक का हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार दिया गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक बार आपको चीनी के विलयन के लिए निकालना रहेगा, समीकरण लेंगे, दूसरे ग्लूकोज का निकालना है, इसमें डेल्टा TF का मान, इसमें डेल्टा TF का मान दिया गया था, निकालना रहता है, घटाना रहता है, घटा करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर निकालना है। तो फिर दोनों समीकरण को लेकर के क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने पे कुछ पॉइंट कट जाएंगे, कुछ बचेंगे, डेल्टा TF का मान निकलेगा। डेल्टा TF किसका हुआ, ये केवल हिमांक हुआ। अब इसका अगर हम पूरे विलयन का हिमांक निकालना चाहते हैं तो 273.15 में से क्या करेंगे 4.085 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, विलयन का क्या, ग्लूकोज विलयन का क्या होगा, हिमांक हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करें, नोट कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। चूंकि देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं। हम 6वें में कहाँ पे देख लेते हैं, प्रथम कोट अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालना। समाकलित वेग समीकरण निकालना है तो समाकलित वेग समीकरण में भी आपने देखा k इक्वल क्या होता है 2.303 अपॉन t log बेस 10 पे पावर क्या था a/a-x था। तो इसको हमने एकेडमिक क्लास में बताया है, आप वहां जाकर के उसको देखेंगे तो आपको पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध ज्ञात करना है, यानी नष्ट का समीकरण से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नष्ट का समीकरण बोला जाता है। नष्ट का समीकरण आप देखिएगा, और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो इसको आप जो जाकर के वहाँ भी देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको चूँकि थोड़े टाइम को लेकर के दिक्कत है तो इनको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, इनको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, यानी जो आपको सॉल्व करना एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो कैथोड और एनोड की बात करेंगे हम, तो सेल का अगर पूर्ण अभिक्रिया की बात करें हम तो यहाँ पर कॉपर जो है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहीं पर, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट जो है,
और बाकी आप उसको जा करके वहाँ अध्ययन करेंगे तो आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, उसको मैं पूरी तरह से डीपली वहाँ पर दिया हूँ और यही क्वेश्चन सेम वेब से सॉल्व किया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं ये कॉपर और ये कॉपर टू पॉजिटिव जो होगा, यह जो मिलेगा हमको कहाँ मिलेगा, यह जो मिलता है कैथोड में मिलेगा। यहाँ कहाँ मिलेगा, बैटरी के कहाँ पे मिलेगा, सॉरी बैटरी के एनोड पे मिलेगा, क्योंकि टू पॉजिटिव बाहर निकलना नहीं, क्या होगा Cu हो जाएगा, गिव्स आउट Cu2 पॉजिटिव। और जब क्या होता है यहाँ बाहर निकलेगा तो ये जो होता है दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और यह क्या पर होती है, एनोड पर होती है। किसमें होती है, एनोड पर हो जाएगी। और अगर देखा जाए यहाँ पर Ag है और Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण कर लेगा तो क्या बनेगा, Ag बना लेगा। तो इसमें क्या होगी, रिडक्शन की प्रक्रिया होती है और इसमें क्या होता है, कैथोड पर होता है। क्या होता है, कैथोड पर होता है। तो अगर इसका मान निकालना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं E0 का मान यहाँ दिया है प्लस 0.34 वोल्ट दिया है और इसका दिया है E0 का मान, डिग्री का मान दिया है प्लस 0.80 वोल्ट दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका जो है सेल का पूर्ण समीकरण अगर देखा है तो इस प्रकार होगा। और अगर सेल का पूरा हम अपक्रिया की बात करें, इसका मान कितना वोल्ट कितना निकलेगा, तो इसका ई सेल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल होता है ई कैथोड हो जाएगा, ई कैथोड माइनस क्या होगा, ई एनोड हो जाएगा, ई एनोड हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए कैथोड एनोड की बात करें तो ए कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई है, कैथोड की अभिक्रिया कौन हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हो जाएगा 0.80 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.34 हो जाएगा, इज इक्वल 0.46 वोल्ट आपका यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, पहले पहचानना है कि जो सेल हो रहा है, जो सेल की अभिक्रिया इसमें हो रही है, ये कैथोड कौन हो रहा है, एनोड कौन हो रहा है। इसमें देखा जाए तो ये कैथोड होगा, ये एनोड की प्रक्रिया होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दाईं तरफ निकल रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ, बाईं तरफ निकल रहा है। तो निश्चित ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन के रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होगा और ऑक्सीकरण कहाँ होगा, एनोड पर होगा। और ऐसी कंडीशन में ई सेल मतलब पूरा कंप्लीटली जो इसका वोल्टेज का मान निकालना होता है, तो ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड होता है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो बीबीटी क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रहा है बीबीटी क्या है। तो बीबीटी जो आपका है, ये जो है इसको मैंने एकेडमिक क्लास में बताया है, इसको आप जाकर के पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, बीबीटी क्या है, बीबीटी देखा जाए तो इसका जो कंप्लीट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। ठीक है, और इसकी परिभाषा देना है और यहाँ के साथ साथ क्या इसका यूपीएससी नाम लिखना। ठीक है, इसकी संरचना बनानी है। आप देख सकते हैं वहाँ मैंने समन्वय संख्या की बात किया था, समन्वय संख्या में 4 और 2 क्या होते हैं, 6 समन्वय संख्या इसकी होती है। और 6 समन्वय संख्या के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर अष्टफलकीय इसकी संरचना बनती है। और यहाँ अगर इसका एपीएससी नाम देखा जाए तो इसका एपीएससी नाम क्या होगा, इसका एपीएससी नाम होगा टेट्राएमीन। क्या होता है, टेट्राएमीन हो जाएगा, टेट्राएमीन होगा, टेट्राएमीन डाइक्लोरो। ठीक है, अब यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव जो है कंप्लीटली मंडल है, तो उप सचिव मंडल अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में जो कोबाल्ट है यहाँ पर जो केंद्रीय धातु है ये अपने मूल अवस्था में होता है। तो क्या होगा, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। और क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है, तो इसको अगर x मान लेते हैं हम लोग तो ये उदासीन लिगंड है। उदासीन लिगंड का कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, ऋणात्मक लिगंड है। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा, 1 हो जाएगा। और x इज इक्वल देखा है इसको उधर जाएंगे, 2 + 1 इज इक्वल कितना होगा, +3, यानी क्या होगा यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो कितनी, 3 है। तो यहाँ पर आप आईपीएससी नाम लिखते हैं तो आईपीएससी नाम के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी लगाना पड़ता है। तो टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3rd हो जाएगा, 3rd आयन होगा इसका नाम, क्या होगा, 3rd आयन हो जाएगा। क्योंकि इसके बाहर क्या लगा, आयन लगा हुआ, तो इसका पूरा जो आईपीएससी नाम होगा वो टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3rd आयन होगा। और तथा इसका संरचना सूत्र की अगर बात करें तो ये अष्टफलकीय संरचना के रूप में आता है। तो अष्टफलकीय संरचना के रूप में हमने इसकी समायोता का रूप बताया था सिस और ट्रांस के रूप में। तो ये अष्टफलकीय संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, इसको आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से रहेगा। इसमें बीच में कोबाल्ट हो जाएगा और कोबाल्ट के साथ जो होगा यहाँ पर ये इस प्रकार से देखा जाए तो ये बन गया। और यहाँ पर जो है 2 बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 2 6 हुआ। तो इसके साथ क्या है, क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर NH3 हो जाएगा,
यहाँ पर भी क्या होगा NH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा NH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा NH3 हो जाएगा। तो समन्वय संख्या के आधार पर देखा जाए तो इसका जो आकृति होगी कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। तो ये आपका BBT क्या है और पूरा इसकी जो परिभाषा है अगर देखा तो ये किस प्रकार की समयावता दिखाता है, तो प्रकाश जो होता है ये त्रिविम समयावता दर्शाता है। कैसा? त्रिविम समयावता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ये। तो त्रिविम समयावता को आप लिखना है, और BBT क्या है उसके विषय में सब कुछ क्या हमने बता दिया है। तो इसको आप जाकर के जो हमारा एक चैनल है उसको आप जाकर देखेंगे तो वहाँ कंप्लीट वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये आपका हुआ इतना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो होगा अर्धक्रिया की पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। इसको हमने बताया है, इसको जाकर के आप देखेंगे वहाँ तो मिलेगा आपको। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप देखेंगे तो लग जाएगा। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसको अपनी तरफ से दिया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ। तो ये मोलरता है, यहाँ पर मोलरता दिया गया है। तो यहाँ मूल अंश को हम क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग था, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हैं मोलरता क्या है। मोलरता मैंने बता दिया है, किसी क्या है एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। मोलरता की बात अगर करें तो क्या होगा, 1 लीटर आयतन में उपस्थित एक लीटर आयतन में उपस्थित क्या है विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। भार प्रतिशतता क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बताया। वान ठाप नियम, इसके 2 नियम है, एक सास वान ठाप है, एक बायल वान ठाप है, इसको मैं चर्चा किया, ठीक है। तो ये आपके चूँकि इतना इसमें मैं दिया हूँ तो ये चूँकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिलहाल अलग अलग रूप में इसको क्या करें तैयार रखें, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलने क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो यही है, 7वें का जो आपका लास्ट का क्वेश्चन है, ये आपको IPSC लिखने के लिए बोला गया है। और पिछले 2023 में जो आपका पेपर आया था उसमें 11 नंबर को IPSC नाम पूछा गया था, और IPSC में देखा जाए तो आपके 5 नंबर यहाँ से पूछे गए थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे, उपसैसिज यौगिक से आए थे, और आपके शेष जो 6 क्वेश्चन आए थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे। तो यहाँ देखा जाए तो IPSC नाम क्या होगा, IPSC नाम यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ ये आपका पॉजिटिव लिगेंड है। अगर देखा जाए तो कंप्लीटली जो मंडल हमारा बन रहा है ये पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ देखिएगा जहाँ पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव मंडल में हमने बताया है कि जो मूल जो धातु होता है उसका जो नाम होता है वो उसके मूल अवस्था में ही होता है, लेकिन जो जहाँ नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर उसका नाम जो है IPSC नाम के अंतर्गत मतलब आयरन है तो फेरस है, इसका मूल नाम फेरस है, लेकिन उसको अगर हम देखेंगे तो फेरेट लिखा जाएगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्टो लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना यहाँ पर है। तो यहाँ देखा जाए तो क्लोरीन आपका ऋणात्मक आता है तो इस पूरे कंप्लीट धातु बन जाएगा। तो इसका नाम पहले कैसे लिखेंगे इसमें, तो इसमें टेट्राएमीन डाइक्वा लिखेंगे, टेट्राएमीन डाइक्वा, ठीक है, डाइक्वा हो जाएगा। कोबाल्ट यहाँ हो जाएगा। तो ये भी उदासीन लिगेंड, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -3 यानी क्या थर्ड बन जाएगा, इसका पॉजिटिव थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या होगा, तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा, क्लोराइड इसका जो है IPSC नाम होगा, ठीक है। इसका अगर नाम देखें तो यहाँ पर देखो एथिलीन EN लगाया गया। EN का मतलब देखो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, EN का जो फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन होता है, और इसके साथ 2 लगाया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो नाम होगा, इस पूरे का नाम बिस एथिलीन डायमीन, या ऐसा लिख सकते हैं डाइक्लोरो बिस एथिलीन डायमीन हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव है तो कोबाल्ट हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट या उदासीन लिगेंड है तो 2 ही करने, तो यहाँ तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर SO4 दिया, इस पर डबल चार्ज होता है, यहाँ पर भी डबल चार्ज होता है, यहाँ सिंगल चार्ज हो तो 2 ही करने 2 हो जाएगा। यहाँ 2 यहाँ बाहर ले जाएंगे 4 यानी का कोबाल्ट 4 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा, सल्फेट हो जाएगा।
तो ये चीज़ें हो गई। इसका पूरा नाम डाइक्लोरोबिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 4 क्या होगा, सल्फेट, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं ऋणात्मक पूरा बने हुए किधर उदासीन दिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा पोटेशियम। पोटेशियम क्या हो जाएगा, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल हो जाएगा, नाइट्रोसिल, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। फेरेट कितना हो जाएगा, ये उदासीन निकंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 5 इकन्ने 5 और 1 6, अगर 3 घटेगा तो यहाँ फेरेट थर्ड। हाइड्रेट होगा, डाईहाइड्रेट लिख सकते हैं, डाईहाइड्रेट लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर का जो रासायनिक नाम है, जो जल का रासायनिक नाम है वो क्या है, हाइड्रेट है, चूँकि उसको हम वाटर कहते हैं। आईयूपीएसी नाम इसका एक्वा है, और जो इसका जो रासायनिक नाम वो क्या है, हाइड्रेट है, तो डाईहाइड्रेट लिखा जाएगा वाटर का जो रासायनिक नाम है। इस प्रकार देखें तो इसका नाम ये हो जाएगा। और यहाँ अगर लास्ट की बात करें यहाँ पर, तो हेक्सा एक्वा हो जाएगा, क्या होगा, हेक्सा एक्वा। मैग्नीशियम जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीज सेकंड आयन हो जाएगा, ठीक है, आयन लिखना मत भूलिएगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो इसका जो है 5 आईयूपीएसी नाम। इस प्रकार से पिछली बार जो है ये इसके सूत्र लिख करके आए थे, मतलब इसमें इसकी हिंदी नाम लिख करके आए थे, उसको आपको क्या है सूत्र लिखना था, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इस प्रकार आप देखें तो ये एक केमिस्ट्री का जो एक क्रम था ये कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। तो जो हमारा एक टेस्ट सीरीज का जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ में अगर देखा जाए तो आज हमारा जो सेकंड जो टेस्ट सीरीज का पेपर है वो लगभग समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये आप इसको क्या करें, एक पीडीएफ इसको अगर बनाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, और क्या है पीडीएफ मिल जाएगा इसका, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। तो इनको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार इसको आप देख करके नोट कर लीजिए। ये हो गया, फिर इतना, इसके बाद में आप, तो इतना हो गया। इसको भी आप जो है, इसका चौथा क्वेश्चन हो गया, फिर 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 5वें 6वें का पूरा दिया गया। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, और करके क्या करें, इसको एक पीडीएफ बना लें। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आज का जो वीडियो होगा आपको समझ में आया होगा। तो जो ये स्टडी 100 पे जो हमारा ये सीरीज का महाकुंभ चल रहा है, इस पर आप क्या है जुड़ें, और इस महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाएं, जिससे क्या हो, आने वाला जो आपका फरवरी में 22 फरवरी से पेपर चलने वाला है, उसमें सारे क्वेश्चन जो हो आपके सामने हो, और सभी क्वेश्चन को आसानी से क्या है सॉल्व कर सकें, और एक अच्छा नंबर ला करके अपना नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो वीडियो समझ में अगर आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।